अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है और ख़ास तौर पर अब जो एक बहुत बड़ा वाक़या हो गया है, कासिम सुलेमानी के बाद एक और बड़ी शख्सियत का कत्ल हो गया है और ईरान के सबसे बड़े एटमी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादे को कत्ल कर दिया गया है। पहले उनकी गाड़ी के करीब धमाका किया गया और उसके बाद जो ही गाड़ी रुकी तो फायरिंग की गई और फायरिंग से वो जाँ बहक हो गए। उनको हॉस्पिटल जाया गया और बड़े शदीद ज़ख्मी थे, लेकिन वो जाँ बर ना हो सके। और अब ईरान की तरफ से ना सिर्फ इस बात की तस्दीक की जा रही है बल्कि बराह रास्त ये बात कही जा रही है, ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कह दिया है कि ये कत्ल इसराइल ने करवाया है, एक खुली दहशतगर्दी है और इसमें इसराइल मुलव्वस है। अरब मीडिया ये कह रहा है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से इस बात का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, जबकि माजी में इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ये जुमले कह चुके हैं कि ये नाम याद रखें, यानी मोहसिन फ़खरीज़ादे का नाम लेकर उन्होंने कहा था कि इस नाम को याद रखना। और ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस वाक़े में भी इसराइल मुलव्वस है और ये दहशतगर्दी की गई है। पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान एक दफ़ा फिर ये वाज़ेह कर रहे हैं कि किसी भी सूरत कुछ भी हो जाए इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा। तो ख़तरात पाकिस्तान के लिए भी बढ़ते चले जा रहे हैं और इसराइल जो उसके मुखालिफ मुल्क हैं उन पर दबाव बढ़ाता जा रहा है। और आपने देखा कि सऊदी अरब और यूएई की तरफ से किस तरह के इनिशिएटिव सामने आ रहे हैं। इसराइल के हवाले से भी हाल ही में खुफिया मुलाकात थी मोहम्मद बिन सलमान की और इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की, जो कि फिर मंजर-ए-आम पर आ गई थी। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान पर दबाव इस तरह से बढ़ाया जा रहा है कि आप देखते हैं पाकिस्तानी वर्कर्स के हवाले से मिक्स खबरें आती हैं कि जी बैन हो लगाया गया है, फिर पाकिस्तान उनसे पूछता है, वो कहते हैं नहीं जी जल्द हटा लिया जाएगा, इस तरह से। और ये सबको पता है कि सऊदी अरब की तरफ से भी ये बातें कही जा रही हैं कि पहले पाकिस्तान को बनाया जाए, पहले पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे और फिर हम भी ऐलान कर देंगे। अब सऊदी अरब ख़ुद भी इसकी कोशिशें कर रहा है और साथ ही साथ इसराइल से भी कह रहा है कि वो भी दबाव डलवाए अमेरिका की तरफ से, दीगर ममालिक की तरफ से। और ये ऑफ़र और लालच भी दी जा रही है पाकिस्तान को कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ सकती है। जिस तरह नियोम के हवाले से बात हो रही है, दुनिया की बड़ी इसराइली कंपनियां बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर सकती हैं अगर इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। लेकिन एक दफ़ा फिर वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत तर्जुमानों का इजलास हुआ, हुकूमती तर्जुमानों का, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम किसी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे जब तक फ़लस्तीन का मामला हल नहीं हो जाता। जो मर्ज़ी हो जाए, हमारे प्रिंसिपल स्टैंड है, हम पर कोई दबाव नहीं, हम कोई दबाव कबूल नहीं करेंगे। ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है। और क्योंकि इस तरह के फीलर्स इंटरनेशनली छोड़े जाते हैं कि फिर दफ्तर ख़ारजा की तरफ से बयान जारी करना पड़ता है कि जी पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहा, पाकिस्तान के दो टूक मौक़िफ़ है। और इस तरह की बातें हुई कि जनाब ऑफ़र्स आ रही हैं कि इमरान खान भी इस तरह की खुफिया मुलाकात कर लें जिस तरह से मोहम्मद बिन सलमान ने की है। अभी आप देखिए OIC के वज़ीर ख़ारजा के इजलास के बारे में, उसमें जो कहानियाँ सामने आ रही हैं, एक तरफ तो शाह महमूद कुरैशी की सऊदी हम मनसब से मुलाकात हुई और उसमें भी मसला कश्मीर की बात हुई, लेकिन ये वाज़ेह तौर पर नज़र आया जो चीज़ें डिस्कस होनी थी इस इजलास में, वज़ीर ख़ारजा के इजलास में, और पाकिस्तान यही चाहता था कि सर कश्मीर के हवाले से इस तरह का वज़ीर ख़ारजा इजलास बुलाया जाए, जो नहीं हो रहा था। और फिर आपको याद है कि फिर बड़ा मामला गड़बड़ हो गया और शाह महमूद कुरैशी साहब ने बयान दे दिया कि जी फिर हम कोई अलग से इजलास बुला लेते हैं, और फिर एक ववेला मच गया और फिर सूरत हाल को संभालने के लिए आर्मी चीफ DGSI को सऊदी अरब जाना पड़ा। तो अब आप देख रहे हैं कि सऊदी अरब हिल नहीं रहा उस बात से, और कश्मीर का एजेंडा मुस्तकिल तौर पर तो OIC में है, लेकिन इस दफ़ा उसको बाकायदा तौर पर एलामिया का हिस्सा नहीं बनाया गया। पाकिस्तान अपनी भरपूर कोशिशें कर रहा है, वहाँ पर बात कर रहा है। तुर्की के इस हवाले से अपने बयानात सामने आ रहे हैं कि जी कश्मीर को क्यों नहीं शामिल किया गया, हम पाकिस्तान के साथ हैं। मगर मसला ये है कि OIC का इजलास जो हुआ है वज़ीर ख़ारजा का, इसमें भी तुर्की को, ईरान को आप यूँ समझिए कि एक तरह से साइड लाइन किया जा रहा है। और ये इजलास भी इसलिए है कि हम, यानी एक जो यूँ समझिए कि सऊदी अरब, UAE जिनका ज़्यादा असर रसूख है OIC में, वो ममालिक दिखाना चाह रहे हैं कि हम अब भी इस्लामी ममालिक के मसाइल पर बात कर रहे हैं और हम ही अभी लीड कर रहे हैं, और तुर्की का और दीगर ममालिक का कोई इत्तेहाद बनने का सवाल नहीं पैदा होता, या मलेशिया या कोई भी और मुल्क, तो तुर्की इस तरफ ना देखे। अब जिस तरह से ये वज़ीर ख़ारजा का इजलास हुआ है OIC के तहत, इसमें तुर्की पर भी दबाव आ रहा है कि उसके साथ ममालिक के ताल्लुकात उतने अच्छे नहीं हो रहे, और चंद इस्लामी ममालिक तो तुर्की के साथ हैं लेकिन बाकी नहीं। तो ये भी इसका मकसद है। तो एक तरफ OIC का इस तरह का इजलास होना, और उसी दौरान अहम तरीन शख्सियत, ये अहम तरीन साइंसदान थे और ये बानियों में से थे जो एटमी प्रोग्राम है ईरान का, उसके बानियों में से। हाल ही में ये खबर भी आई ईरान की तरफ से
कि जितनी यूरेनियम अफज़ूदा करने की इजाज़त थी या जितना होना चाहिए आपको टेक्नोलॉजी के लिए, यानी तवानाई हासिल करने के लिए, सिर्फ आपने अगर एटमी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तवानाई हासिल करने के लिए करना है और आपने उससे कोई असलहा या वेपन तैयार नहीं करना, तो उस के लिए जितनी रिक्वायर्ड होता है यूरेनियम की अफजूदगी, उससे ज़्यादा ईरान ने करना शुरू कर दी। तो इसके बाद आपने देखा कि ये ख़बर अब सामने आ गई कि इतने अहम तरीन साइंसदान का कत्ल हो जाता है। अब इससे सूरत हाल और बिगड़ेगी। अभी हाल ही में सऊदी अरब में मिज़ाइल हमला हुआ था और जद्दा में, और अरामको के डिपो पर जिसमें आग लग गई, और उसके बाद सऊदी अरब की तरफ से भी ये बातें की गई थी कि इसका बदला लिया जाएगा। अब ये एक बड़ी शख्सियत का कत्ल है। इससे पहले हमने देखा मुख्तलिफ़ ख़बरें आती रहीं कि अचानक से आग लग गई, एटमी तनसीबात हों, मिज़ाइल के हवाले से तनसीबात हों ईरान में, तो वहाँ पर आग लग गई और समझ नहीं आती थी किसने लगाई। इसी तरह से बहरी जहाज़ों में आग लगने के वाक़यात हुए और ये भी कहा जाता रहा कि इसके पीछे भी इसराइल है। और अब ये एस्केलेशन बढ़ती नज़र आ रही है, ख़तरात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब देखना यह है कि नए अमरीकी सदर जो आएंगे, जो बाइडन, वो इस सूरत हाल को किस तरह से संभालेंगे, क्योंकि इसराइल के वज़ीर आज़म की मोहम्मद बिन सलमान से मुबैना मुलाकात हुई है, वो भी अमेरिका के लिए एक बड़ा अहम पैगाम है अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, इसराइल की तरफ से, मोसाद की तरफ से, कि जिसके चीफ भी उस मुलाकात में मुबैना तौर पर थे। तो उनकी तरफ से पैगाम है कि देख लें, हम अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब जो बाइडन के बारे में जो कहा जा रहा था कि वो ईरान के साथ शायद ओबामा की तरह, ओबामा दौर की तरह, क्योंकि उस दौर में वो नायब सदर थे, तो दोबारा माहिदे की तरफ आएंगे, तो उससे पहले हालात को इतना ख़राब किया जा रहा है कि मामला बहुत ख़राब हो जाए या ईरान भी कुछ रिटेलिएट करे। जिस तरह से कासिम सुलेमानी जो कमांडर थे, ईरानी कमांडर, उनको इराक़ में शहीद किया गया, उसके बाद जिस तरह के हालात पैदा हुए थे तो ईरान ने रिटेलिएट किया था। तो इसी तरह से कोई ईरान इसका कोई बदला लेने के लिए कुछ करे तो हालात ख़राब हों और जो बाइडन को कोई रास्ता ही ना दिया जाए कि वो हालात को संभाल सकें। अब पाकिस्तान के हवाले से ये कोई नई बात नहीं है कि जितने ममालिक में इसराइल का असर रसूख है उसको बढ़ाया जा रहा है। फिर इसराइल पाकिस्तान पर भारत के थ्रू भी दबाव डाल रहा है। अभी देखिए कि भारत ने 500 करोड़ का मुआहदा कर लिया है इसराइली ड्रोन हासिल करने के लिए, और ये ड्रोन बड़े जदीद 3 ड्रोन हैं। ये देख लेते हैं नीचे इंसान, इन टेम्परेचर से भी अंदाज़ा लगा लेते हैं, कैमरे इनके बड़े ज़बरदस्त हैं, और ये लाइन ऑफ कंट्रोल LOC, यानी पाक भारत के दरमियान जो लाइन ऑफ कंट्रोल है LOC, और LAC चीन और भारत के दरमियान लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल, उस पर इस्तेमाल करने के लिए हैं। लेकिन फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही तुर्की से ये मामला तय कर चुका है, और आर्मेनिया में भी देखा गया कि इस तरह के ड्रोन इस्तेमाल हुए थे, लेकिन आज़रबाईजान के पास तुर्की के ड्रोन थे और वो कहीं सुपीरियर नज़र आए। हत्ता कि आर्मेनिया ने तो ये भी कहा है कि भारत ने उस तरह से असलहा जो था, जो दिया था, वो बिल्कुल बेकार साबित हुआ, और उस पर अब वो क्लेम करने की भी बातें हो रही हैं। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। तो इस तनाज़ुर में देखा जाए तो पाकिस्तान पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेप, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की दिफाई इदारे, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ अल्हम्दुलिल्लाह भारत से आगे होती हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि जिस तरह की सूरत हाल ख़िते में बन रही है, पाकिस्तान पर पहले भी बड़ा दबाव आया था और पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की कि कशीदगी को कम किया जाए, और इमरान खान उस वक्त भी कहते थे कि अब ये ख़ित्ता एक और जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पहले अफ़गानिस्तान की जंग देख ली आपने, अब ये ईरान के साथ ये कशीदगी बढ़ रही है। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिशें की कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान कशीदगी को कुछ कम किया जा सके। ख़त्म होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, बहुत जल्द ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। लेकिन अब इसराइल के और सऊदी अरब के बढ़ते ताल्लुकात से और ज़्यादा मामला ख़राब होते नज़र आ रहे हैं, और इस कत्ल से बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होंगे। और पाकिस्तान किस तरफ जाएगा? अभी तक पाकिस्तान खड़ा है, इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहा, और एक तरफ लालच है और दूसरी तरफ धमकियां हैं। इसके दरमियान रहते हुए पाकिस्तान अपने प्रिंसिपल स्टैंड पर, अपने मौके पर खड़ा है, लेकिन एक के बाद एक मुस्लिम मुल्क इसराइल को तस्लीम करता चला जा रहा है, और नज़र आ रहा है कि सिर्फ ये यानी कुछ ही वक्त की बात है कि फिर सऊदी अरब भी तस्लीम कर लेगा। और ये अहम तरीन ममालिक हैं मुस्लिम ममालिक में, अगर आप OIC के भी देखें, 57 इस्लामी ममालिक में। और यही वजह है कि सऊदी अरब भी ये चाहता है कि पाकिस्तान, चूँकि इस्लामी ममालिक के अहम तरीन मुल्कों में है, वाहिद इस्लामिक एटॉमिक पावर है, तो वो पहले ये कदम उठाए तो सऊदी अरब पर यह दबाव बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही है कि कुछ भी हो जाए इसराइल को हम तस्लीम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अब पाकिस्तान के साथ ईरान की हाल ही में एक बड़ी अहम मुलाकात होती है
ईरान के वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान आते हैं और तिजारती ताल्लुक़ात को मज़ीद आगे बढ़ाने की बात होती है, दहशतगर्दी जो इलाक़े में है उसको ख़त्म करने की बात होती है। और फिर आपने देखा कि दोनों तरफ से ये उम्मीद भी जागी, ये बातें भी आई कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को भी शायद एक दफ़ा फिर आगे बढ़ाया जा सके। अगर जो बाइडन मुआहदा कर लेते हैं किसी तरह से ईरान के साथ, तो उसके बाद पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएगी ईरान पर, तो ये मामला भी आगे बढ़ सकेगा। लेकिन इस कत्ल के बाद अब बड़ा ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि इससे तो अब कशीदगी और बढ़ती नज़र आ रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।